वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाइथन के अंदर हम देखेंगे लूप्स के बारे में एंड आपका जो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स है वो। तो जो हमारा एचटेट का सिलेबस है उसके अंदर एक टॉपिक मेंशन है, सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट की हुई है, सेकंड पोर्शन पाइथन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पोर्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे 2-3 क्लासेस में आपका पाइथन का पोर्शन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि एक टॉपिक मेंशन है वहां पे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर। पाइथन के अंदर हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने हैं एंड यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो 3 सब टॉपिक है वो क्या क्या है। फर्स्ट यहाँ पे है आपका सीक्वेंस, सेकंड क्या है हमारा सिलेक्शन एंड थर्ड क्या रहेगा हमारा रिपीटेशन। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रिपीटेशन, इन तीनों के बारे में मैंने आपको जब मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करवा रही थी, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट ये टॉपिक करवाए थे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस मतलब कि क्या है, क्या होता है, लाइन बाय लाइन होता है। सिलेक्शन में क्या हो जाता है, आपको एक डिसीजन लेना होता है कि आप कौन सी कंडीशन की तरफ जाना चाहेंगे। एंड रिपीटेशन में क्या होता है, हम यहाँ पे लूप्स को का यूज करते हैं। कोई भी स्टेटमेंट को अगर आपको रिपीट करना है नंबर ऑफ टाइम्स तो हम उसे रिपीटेशन कहते हैं। सीक्वेंस हमारी क्या होती है, लाइन बाय लाइन होती है, जैसे 1 2 3 4 5। सिलेक्शन में क्या आता है, सिलेक्शन में हमारा आता है इफ एल्स और नेस्टेड इफ एंड इफ एल्स। जो सिलेक्शन है इन्हीं क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहते हैं। एंड डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हम कौन सी पढ़ते हैं, यहाँ पे एक आपका नॉर्मल इफ होता है, फिर सेकंड यहाँ पे इफ एल्स होता है एंड थर्ड है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ का यूज करना, और एक हमारा होता है इफ एल्स। तो ये 4 हमारी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे वन बाय वन इन सभी के बारे में। सबसे पहले हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखेंगे, उनका ब्लॉक डायग्राम भी हम यहाँ पे करेंगे, फिर उनके एग्जाम्पल करेंगे। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद हम यहाँ पे देखेंगे लूपिंग। लूप कौन से होते हैं पाइथन के अंदर, फोर लूप कैसे काम करता है, वाइल लूप कैसे काम करता है, एंड एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे फंक्शन आता है आपका रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो रेंज जो आपका फंक्शन है वो कैसे काम करता है, क्या इसका सिंटैक्स रहेगा, इन सब की बातें भी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, रेंज फंक्शन की बात हम यहाँ पे करेंगे। देन आपका ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके कीवर्ड्स होते हैं, जितने भी आपके पैरामीटर्स रहेंगे, वो सब हम आज की क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे। एंड आज की क्लास में आपका ये कंट्रोल स्ट्रक्चर का टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप यहाँ पे अगर अच्छे से क्लास देखोगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। आउटपुट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। एंड अगर क्लास अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, जिससे कि आपको जैसे ही क्लास अपडेट आएगा आपको सबसे पहले क्या मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां पे भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, तो इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे फ्लो चार्ट को देखो, यहाँ पे आपने कोई स्टेटमेंट लिखी, ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी एक कंडीशन दे रहे हो। अब यहाँ पे आप कौन सी कंडीशन दे रहे हो, आपने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई। इफ स्टेटमेंट के अंदर आपने यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन दी, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और कंडीशन फॉल्स है तो आपकी इधर वाली एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, आपने जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन करवाई है, इफ ट्रू हो या फॉल्स हो वो एग्जीक्यूट होती ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपने यहाँ पे स्टेटमेंट 1 लिखा, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट 2 है एंड यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट 3 है।
जब आपने यहाँ पे स्टेटमेंट 1 लिखा, उसके बाद आपने कंडीशन लगाई, कंडीशन को यहाँ पे चेक किया गया, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपके यहाँ के पे सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। जब सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद आपकी थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपकी सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब आपका डायरेक्टली क्या पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट थर्ड वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता है। तो ये क्या हो गई आपकी इफ कंडीशन होगी। हम सी लैंग्वेज भी पढ़ के आए हैं, हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी की है, तो वहां पे भी आपका ये इफ स्टेटमेंट होती है एंड सेम ही वर्किंग होती है इसकी भी। अब यहाँ पे देखिए इसका सिंटैक्स यहाँ पे चेंज हो जाता है। सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स अलग होता है और यहाँ पे अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने इफ कीवर्ड यूज किया, उसके बाद जो भी कंडीशन लगानी है वो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे, और लास्ट में क्या आता है, कोलन। जो आपके इफ स्टेटमेंट होती है ना उसके लास्ट में क्या आता है, हमेशा कोलन यहाँ पे आता है। उसके बाद क्या लिखोगे, आप अपने स्टेटमेंट्स लिखोगे। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है, इसमें आपको चेक करना है कि ये नंबर इवन है या नहीं। तो देखिए नम एक वेरिएबल है, इसको हमने इनपुट करवा लिया, इनपुट एंटर दी नंबर, और यहाँ पे हमने इंट क्यों यूज किया है, क्योंकि इनपुट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या करता है, एज ए स्ट्रिंग इनपुट लेता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक नंबर चाहिए तो इसीलिए हमने यहाँ पे इंट फंक्शन को यूज किया है। ये क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर देगा। इंट यहाँ पे क्या है, एक टाइप कन्वर्जन फंक्शन है। इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग को इनपुट करवाता है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज किया। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए एंटर द नंबर, मैंने 4 एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगाई, इफ नम मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड लास्ट में है कोलन। अब यहाँ पे मॉड्यूलस क्या करेगा, 4 मॉड्यूलस 2, मॉड्यूलस क्या करता है, रिमाइंडर देता है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 0 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। उसके बाद यहाँ पे चेक होगा इसका इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मैंने बताया था कि क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इसका इंडेंटेशन मिनिमम यहाँ पे 1 स्पेस दिया है। उसके बाद आपकी ये प्रिंट स्टेटमेंट हो जाएगी, द गिवन नंबर इज एन इवन नंबर। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 एंटर करवा दिया, अब यहाँ पे चेक होगा 5 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इस प्रिंट के आगे, मतलब इफ ये कब होगी, जब ट्रू होगी। फॉल्स के लिए आपने कोई भी स्टेटमेंट मेंशन नहीं करी है, तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, कोई भी आउटपुट आपको शो नहीं करके देगा, क्योंकि यहाँ पे आपने फॉल्स के लिए कुछ भी ऐड नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आपकी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और एल्स ब्लॉक में आप क्या डालते हो, जो कंडीशन फॉल्स होती है तब क्या प्रिंट होना चाहिए, वो स्टेटमेंट आपकी एल्स ब्लॉक में चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स क्या रहेगा, इफ कंडीशन कोलन, और यहाँ पे आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी है वो, उसके बाद एल्स के बाद भी क्या आएगा, कोलन। याद रखना एल्स के बाद भी क्या है, कॉलन, एंड यहाँ पे आपकी फॉल्स स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं। वोट देने की एज है उसकी 18, अगर 18 या 18 से ऊपर है तो एलिजिबल है। तो यहाँ हमने एज को क्या करवा लिया, एज को हमने इनपुट करवा लिया। अब इनपुट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंट टाइप कन्वर्जन फंक्शन को भी यूज करना पड़ेगा। तो इंट इनपुट एंटर योर एज, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड लास्ट में कोलन, तब क्या हो आपका, वो एलिजिबल हो। एल्स कोलन, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, वो 18 से कम है, तो आपकी क्या होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका इफ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। अब ध्यान देना यहाँ पे इफ और एल्स, देखो इनका क्या है, इनके अंदर की जो स्टेटमेंट्स है उनका इंडेंटेशन लेवल भी यहाँ पे चेक किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका द एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट क्या करता है, मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पे चेक किया जाता है। जैसे हमने देखा था कि सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में स्विच केस होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे क्या है आपका एक एलिफ स्टेटमेंट है। इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। जितने एलिफ स्टेटमेंट्स आपको अपने प्रोग्राम में यूज करने हैं, आप उतनी एलिफ स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। एलिफ क्या है, यहाँ पे ऑप्शनल रहेगा, जरूरी नहीं है यूज करना। एलिफ स्टेटमेंट वर्क्स लाइक एन इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट की तरह क्या करता है, ये काम करता है, जो हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। इट मस्ट बी सक्सेडेड बाय एन इफ स्टेटमेंट, और यहाँ पे सिंटैक्स क्या रहेगा, इफ एक्सप्रेशन 1 कोलन, यहाँ पे स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे एलिफ एक्सप्रेशन, उसके बाद कोलन,
स्टेटमेंट्स, एलिफ एक्सप्रेशन, कोलन स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए कोलन इफ के बाद भी आया है, एलिफ के बाद भी आ रहा है और एल्स के बाद भी आता है। अब यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट कैसे बन जाएगा, देखिए ये क्या है, आपकी फर्स्ट कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, अगर नहीं है तो सेकंड कंडीशन चेक होगी। कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो ये थर्ड वाली कंडीशन चेक होगी और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एंड ये सभी में से जो भी कंडीशन एग्जीक्यूट होती है उसके बाद ये नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पे आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है, आप एल्स को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या हो, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, एलिफ एल्स हो गया। अब इस प्रोग्राम को देखिए, यहाँ पे मैंने मार्क्स एंटर करवाए, इंट इनपुट एंटर दी मार्क्स। कंडीशन लगा रहे हम, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 85 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल्स टू 100 कोलन। यहाँ पे क्या है, हमने एंड ऑपरेटर को यूज किया है। एंड ऑपरेटर का मतलब आपकी ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए एंड ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, मतलब आपके मार्क्स 85 से ग्रेटर होने चाहिए और 85 और 100 के बीच में लाई करने चाहिए, ठीक है। 85 या 85 से कम है तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं लगा है। तो 85 और 100 के बीच में अगर है तो आपकी ये कंडीशन ट्रू है, तब क्या हो, आपका प्रिंट करेगा कांग्रेट्स यू स्कोर्ड ग्रेड ए। एलिफ में हमने क्या लगाया कि अगर आपके मार्क्स 60 से ग्रेटर है और 85 से कम है, ठीक है, 85 है या 85 से कम है, तब आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। थर्ड स्टेटमेंट फिर हमने यहाँ पे लगा दी, फोर्थ यहाँ पे लगाया, एल्स इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो आपका ये प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हम एलिफ एल्स को यूज करते हैं। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि आप इफ कैसे यूज कर सकते हो, इफ एल्स कैसे यूज होगा, एलिफ कैसे यूज होगा। काफी सिंपल सी होती है आपकी ये डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा वो आएगा रिपीटेशन के बारे में। रिपीटेशन स्टेटमेंट्स क्या होती है, रिपीटेशन स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे हम सिंगल स्टेटमेंट्स या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे हैं, रिपीट करवा रहे हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, रिपीटेशन इंस्ट्रक्शन भी बोल देते हैं या फिर लूप इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे आपके दो लूप आप पढ़ते हो, एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। याद रखना पाइथन लैंग्वेज में डू व्हाइल लूप नहीं होता, एक फॉर लूप है, एक क्या है, व्हाइल लूप। अगर आपको ये पता है कि आपको अपना लूप कितनी बार चलाना है तो आप फॉर लूप को यूज करिए। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको अपना लूप कितनी बार चलाना है तो आप व्हाइल लूप को जनरली यूज करें, ठीक है। नेस्टेड लूप भी पॉसिबल है, मतलब कि आप व्हाइल एंड फॉर लूप को मिला के भी यूज कर सकते हो, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, व्हाइल के अंदर व्हाइल भी यूज कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, आपके नेस्टेड लूप्स हो जाएंगे। फॉर लूप क्या होता है, देखो, ए फॉर लूप इज यूज्ड टू आइटरेट ओवर ए सीक्वेंस दैट इज ईदर ए लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और ए सेट। जो फॉर लूप होता है वो एक सीक्वेंस के ऊपर क्या करता है, रिपीट करता है, आइटरेट करता है। अब ये सीक्वेंस आपकी कुछ भी हो सकती है, आप कोई लिस्ट भी एंटर कर सकते हो, कोई स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, कोई टपल, डिक्शनरी या सेट कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। In Python, for statement runs the block code each time it traverses a series of elements. मतलब जितनी बार इसने ट्रैवर्स किया है एलिमेंट्स को उतनी बार क्या करेगा, ये अपने कोड को रन करके दिखाएगा। With the for loop, we can execute a set of statements once for each time in a list, tuple, set, etc. सिंटैक्स क्या है इसका, यहाँ पे for कीवर्ड है, उसके बाद वैल्यू लिखोगे, उसके बाद आपका इन कीवर्ड है, देन यहाँ पे जो सीक्वेंस आपको लगानी है वो, एंड लास्ट में आपको क्या लिखना है, कोलन। तो यहाँ पे आप लूप की बात कर लो या फिर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात कर लो, आपका कोलन हमेशा लास्ट में आता ही है। उसके बाद है यहाँ पे आपकी लूप बॉडी। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है ये क्या करेगा, द वैल्यू इज द पैरामीटर दैट डिटरमाइंस द एलिमेंट्स वैल्यू विद इन द आइटरेबल सीक्वेंस ऑन ईच आइटरेशन। हम सी लैंग्वेज में भी एक देते हैं ना, एक वेरिएबल देते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी आप क्या देते हो, एक वैल्यू देते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे कि फॉर लूप के अंदर क्या होगा कि आप इंडेंटेशन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, इंडेंटेशन का यूज करेंगे, एंड यहाँ पे फिर डिटरमाइन किया जाएगा कि लूप की स्टेटमेंट्स क्या क्या है। अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि फॉर लूप डजंट रिक्वायर एन इंडेक्सिंग वेरिएबल टू सेट बिफोर हैंड। हमें फॉर लूप में कोई भी इंडेक्स वेरिएबल सेट करने की जरूरत नहीं होती, एंड हम फॉर लूप के साथ या व्हाइल लूप के साथ
एल्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने इफ एल्स यूज किया वैसे ही आप फॉर लूप और व्हाइल लूप के साथ क्या यूज कर सकते हो, एल्स स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखिए फॉर लूप कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एक फॉर लूप हम लगा रहे हैं, एक स्ट्रिंग यहाँ पे हमने यूज करी है बनाना, ठीक है। तो फॉर कीवर्ड एक्स आपका वेरिएबल हो गया इन बनाना। अब बनाना को आपने डबल कोट्स में लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये आपकी स्ट्रिंग है। हमने डायरेक्टली यहाँ पे सीक्वेंस में स्ट्रिंग को मेंशन कर दिया है, या फिर आप चाहो तो वेरिएबल के थ्रू भी इसको दे सकते थे। उसके बाद प्रिंट करवा लिया एक्स, तो ये क्या प्रिंट करेगा, स्ट्रिंग में जितने भी आपने कैरेक्टर्स डाले हैं ना, उन कैरेक्टर्स को वन बाय वन आपको ये प्रिंट करके दे देगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम लिस्ट यूज कर रहे हैं, फ्रूट्स इज इक्वल्स टू एप्पल बनाना चेरीज। लिस्ट आपकी क्या होती है, स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट्स में आप डालते हो इसको क्रिएट करने के लिए, फॉर एक्स इन फ्रूट्स कोलन। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करके देगा। पहले एप्पल लिखेगा, फिर बनाना लिखेगा, फिर चेरी लिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कोड है आपका, क्या है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट यूजिंग फॉर लूप। यहाँ पे हमने एक लिस्ट एंटर करवाई है 3 5 23 6 5 1 2 9 8। आपको क्या करना है, यहाँ पे इनके स्क्वायर का सम देना है, मतलब कि 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इन सभी के स्क्वायर का क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट किया हमने सम इज इक्वल्स टू 0, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या दे दी, 0 दे दी। फॉर लूप लगाया, फॉर लूप आपका किसके लिए लगाना है, आपको एक यहाँ पे नम हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया इन नंबर्स, इस नंबर के ऊपर आपको क्या करना है, आइट्रेशन चलाना है। तो यहाँ पे हमने नंबर्स लिख दिया कॉलन। अब यहाँ पे देखिए सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 2। हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आपका पावर को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में क्या रहेगी, नम में नंबर्स की वैल्यू क्या है, 3 जाएगी। तो यहाँ पे सम क्या है 0 एंड नम क्या हो गया 3 एंड 3 की पावर 2, क्या आ जाएगा आपका 3 की पावर 2 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 5 के लिए होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सम प्लस में 5 की पावर 2, सम क्या आया था आपका 9 आया था, प्लस क्या हो जाएगा 25। इसी तरह फिर ये 23 के लिए हो जाएगा, फिर 6 के लिए हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये इन सभी के स्क्वायर का सम आपको रिटर्न करके देगा। अब यहाँ पे इसको फाइनल सम मिलेगा, आप फॉर लूप से बाहर आएंगे एंड देन क्या करवाएंगे, अपने सम को प्रिंट करवाएंगे, आउटपुट क्या आ जाएगी 774 आ जाएगा। तो इजी सा है, आपको समझ में आ रहा है कि आपने जो सीक्वेंस दी उस सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स आए उन एलिमेंट्स को ये आइट्रेट कर रहा है और आपको रिजल्ट निकाल के देगा। आप टपल भी यूज कर सकते हो, डिक्शनरी भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि जो फॉर लूप है उसके साथ एक फंक्शन यूज होता है, जनरली आपका रेंज फंक्शन यूज होता है। अब ये रेंज फंक्शन क्या होता है, जनरली हम रेंज फंक्शन को फॉर लूप के साथ ही यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना। तो रेंज फंक्शन के अंदर टोटल 3 वैल्यू जाती है। देखिए ये रेंज है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, कितनी वैल्यू होती है इसके अंदर, 3 वैल्यू होती है। स्टार्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू 0 होती है। स्टॉप की वैल्यू क्या होती है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे कि आपकी जहां पे लिस्ट आपकी एंड हो रही है ना, आपकी सीक्वेंस जहां पे एंड हो रही है वो लास्ट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है, अगर आपने मेंशन नहीं करी है तो। स्टेप क्या रहेगा आपका 1 से इंक्रीमेंट होता है बाय डिफॉल्ट। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ये तीनों ही पैरामीटर्स क्या है, ऑप्शनल है। अगर आप नहीं दोगे तो ये 0 लेगा, लिस्ट को एंड तक चलाएगा, 1 से इंक्रीमेंट करेगा। उसके अलावा आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, कहीं से भी आप इसको स्टॉप कर सकते हो, कितना भी इंक्रीमेंट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे जब हम स्ट्रिंग की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इंडेक्स नेगेटिव भी होता है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हो। अब एग्जांपल देखिए कैसे हम रेंज फंक्शन को यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ नंबर क्रिएट करनी है फ्रॉम 3 to 5 एंड प्रिंट ईच आइटम इन द सीक्वेंस। तो हमने एक एक्स एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर आपने रेंज फंक्शन डाला, रेंज यहाँ पे 3 to 6, कितना प्रिंट करवाना है आपको 3 to 5। तो 3 to 6 लिखेंगे क्योंकि ये जो लास्ट वैल्यू है उसको प्रिंट करके नहीं देगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये 0 to n है, तो ये केवल n-1 तक का ही प्रिंट करता है, इसको ये 0 मान के चलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर n वेरिएबल इन, और यहाँ पे x आपने इसके लिए क्या किया, आइट्रेट करवाना है। तो अब इसके लिए आइट्रेट करवाओगे, यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा।
1 से इंक्रीमेंट होगा बाय डिफॉल्ट रेंज फंक्शन में, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, तो ये 4 प्रिंट कर देगा। फिर 1 से इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और कहां तक इंक्रीमेंट करता है ये n-1 तक इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे 3 4 5 क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू रेंज 322। अब यहाँ पे मेरी स्टार्टिंग वैल्यू 3 है और लास्ट आपने दिया है 20, मतलब ये प्रिंट कहां तक करेगा 19 तक ही क्या करेगा प्रिंट करेगा। उसके बाद आपको 2 का इंक्रीमेंट करना है 4n इन x कोलन प्रिंट n, तो 2 का इंक्रीमेंट करते हुए चलेगा 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। उसके बाद नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट आपकी वैल्यू 19 तक ही ये प्रिंट करेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको रेंज फंक्शन, यहाँ पे तो हम x वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, पर अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हो। देखिए 4n इन और डायरेक्टली हमने लिख दिया रेंज 3 6, तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो 4 के साथ रेंज को यूज करते हैं। जनरली हम इसी तरह से यूज करते हैं, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा इजी वे में आपको समझाने के लिए इस तरह से मेंशन किया है, वरना डायरेक्टली हम रेंज फंक्शन को यहाँ पे सीक्वेंस में डाल देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है आपका रेंज फंक्शन यूज होता है। नेक्स्ट आपका आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है, तो विद द व्हाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज ए कंडीशन इज ट्रू। कब यूज करोगे, जब आपको नहीं पता कि आपको कितनी बार आपका लूप चलाना है, तब हम व्हाइल लूप को यूज करते हैं। यहाँ पे भी आपको स्टेटमेंट्स को समझाने के लिए इंटरप्रेटर को इंडेंटेशन की ही जरूरत पड़ेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे any non-zero number in Python is interpreted as boolean true and जो भी आपका false value है वो क्या होती है, या तो none है या फिर zero है, ठीक है। कोई नॉन जीरो नंबर है तो आपका true है, अदरवाइज false, none and zero ये क्या रहते हैं आपके false में आते हैं। सिंटैक्स क्या है इसका, तो यहाँ पे देखिए while कंडीशन कोलन एंड देन स्टेटमेंट। एग्जाम्पल देखो, हमें क्या करवाना है आई को प्रिंट करवाना है। कब तक प्रिंट करवाना है, जब तक कि उसकी वैल्यू 6 से लेस देन है। तो आई इज इक्वल्स टू 1 वाइल आई इज लेस देन सी कॉलन प्रिंट आई प्लस इज इक्वल्स टू 1। अब ये बात याद रखना कि फॉर लूप में आपने कोई यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट नहीं दी थी, लेकिन वाइल लूप के अंदर आपको इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, वरना आपका इनडेफिनेट लूप में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि कंडीशन क्या होती है, ट्रू ही मानी जाएगी, और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी आपका लूप चलता रहेगा। तो अगर आपने यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट स्किप कर गए या भूल गए, तो आपका लूप क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट लूप में वो चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन 6, ट्रू है तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या है आपका, एक का इंक्रीमेंट हुआ, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 5, कब तक प्रिंट होता रहेगा। ने क्या करवा दिया, यहाँ पे 5 को प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया 6 इज लेस देन 6, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो अब ये इतना ही क्या करेगा, हमें रिजल्ट दिखाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि आप व्हाइल लूप में जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, एक सिंगल स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, व्हाइल ब्लॉक के साथ ही यूज कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखिए a इज इक्वल्स टू 0 while a इज लेस देन 3 कॉलन, एंड कॉलन के आगे ही आप अपनी प्रिंट स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहे हो। तो ये भी क्या है, कोड रन करेगा, कोई एरर आपको शो करके नहीं देगा। उसके बाद देखिए लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती है 3, कितनी स्टेटमेंट होती है टोटल, हमारे पास 3 होती है। फर्स्ट है आपकी ब्रेक, सेकंड है कंटिन्यू, थर्ड है पास। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट आपको लूप से बाहर ले आएगा। अगर आपने मान लीजिए 2 लूप को यूज किया है, ये आपका आउटर लूप है, ये आपका इनर लूप है, आपने ब्रेक स्टेटमेंट को इनर लूप में लगाया है, तो ये पहले आपको इनर लूप से बाहर लेके आएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, आपको लूप से बाहर ले आता है और आपको लूप से बाहर जो भी आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वहां पे इसका कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट आती है यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, आपको लूप से बाहर नहीं लेके आती, कंटिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है बस उसको स्किप कर देगा एंड लूप के स्टार्टिंग में आपके कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा, एंड फिर से आपकी क्या होगी, जो भी आपका लूप है वो फिर से स्टार्ट करेगा। पास स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट क्या होता है, आपने जहां भी पास स्टेटमेंट लिख दिया इसका मतलब है इसके बाद का कोड क्या हो, एग्जीक्यूट ना हो। अब यहाँ पे देखिए ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज किया गया है, तो i इज इक्वल्स टू 1 while i इज लेस देन 6 कॉलन प्रिंट i if i इज इक्वल्स टू 3 कॉलन ब्रेक i प्लस इज इक्वल्स टू 1।
तो देखिए i 1 है, 1 इज लेस देन 6, कंडीशन क्या हो गई ट्रू, प्रिंट i। उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन क्या है फॉल्स, तो ये ब्रेक नहीं होगा। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 6, कंडीशन क्या है ट्रू है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 इज इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स है, यहाँ आ जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट करेगा, कहाँ चला जाएगा वापिस से 3, 3 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट i, 3 को प्रिंट करवाएगा। इफ i इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे इक्वल है, अब ये ब्रेक कर देगा, अब ये आगे का प्रिंट नहीं करेगा, तो while लूप से बाहर आ गया। while लूप के बाद आपने कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखी है तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही प्रिंट होके आएगा। अगर while लूप के बाद आप कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखते तो ये वो यहाँ पे प्रिंट करके देगा। तो इस तरह से हम ब्रेक स्टेटमेंट को फॉर और while लूप के साथ यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट को कैसे यूज करोगे, तो देखो यहाँ पे I is equals to 0 while I is less than 6 colon I plus is equals to 1 if I is equals to 3 colon continue print I। तो यहाँ पे देखो पहले 0 है, 0 is less than 6, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ, ये कंडीशन फॉल्स है तो 1 प्रिंट हो गया। फिर ऊपर जाएगा यहाँ पे प्रिंट I, अब यहाँ पे आएगा, अब आपकी क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 is less than 6, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 2 हो गया, ये कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे प्रिंट करवाएगा 2 को। उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, 2 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट, अब 3 हो गया, 3 इज इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है तो कंटिन्यू करेगा, मतलब कि ये प्रिंट नहीं करेगा। अब यहाँ पे 3 प्रिंट नहीं होगा, ऊपर जाएगा, 3 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो गया 4 हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे आ गया, 4 को प्रिंट करेगा, फिर 5 को प्रिंट करेगा। तो क्या किया इसने, 3 को स्किप कर दिया। इस तरह से आपकी कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करती है। उसके बाद आगे तक चलेगा, ठीक है, तो यहां तक ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5, 5 तक प्रिंट करेगा, 6 प्रिंट नहीं करेगा, कंडीशन फॉल्स है। उसके बाद आती है एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट देखो यहाँ पे while लूप आपने लगाया, उसके बाद आपने एल्स कोलन यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दी। अब एल्स स्टेटमेंट के बारे में एक बात याद रखना कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, मतलब कि while लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, तो while लूप एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी एल्स वाली स्टेटमेंट भी प्रिंट होके आती है। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो केवल आपका एल्स वाला पार्ट ही प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आउटपुट किस तरह से आएगी, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या आएगा, I is no longer less than 6। तो ये याद रखना कि एल्स स्टेटमेंट ट्रू कंडीशन के लिए भी प्रिंट होता है। उसके बाद आती है आपकी पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, पास स्टेटमेंट आर यूज टू क्रिएट एम्प्टी लूप्स। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हमने 4 के साथ लगाया 4, ये ए यहाँ पे इसको हटाना है, ए यहाँ पे गलती से लिख दिया गया। 4 स्ट्रिंग इन पाइथन लूप्स पास प्रिंट लास्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपको पाइथन लूप आपने क्या दी है, एक सीक्वेंस में स्ट्रिंग एंटर करवाई है। यहाँ पे ये क्या करेगा, पाइथन लूप्स के हर एलिमेंट के लिए क्या करेगा, यहाँ पे फॉर लूप को आइटरेट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, पास, मतलब कि ये प्रिंट नहीं करेगा, क्या करेगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। पहले देखिए यहाँ पे p है, स्ट्रिंग में क्या गया, p आ गया, इसने पास कर दिया, मतलब कुछ भी ना हो। फिर y के लिए जाएगा, फिर t के लिए, फिर h के लिए, इसी तरह से लास्ट में क्या आएगा, s के लिए। अब यहाँ पे 4 क्या है, s आपका यहाँ पे इसका लास्ट वेरिएबल है, इसने क्या कर दिया, पास कर दिया, पास कर दिया। लास्ट यहाँ पे लेटर क्या प्रिंट हो गया, स्ट्रिंग में s प्रिंट हो गया, तो लास्ट लेटर s। समझ में आया ना, क्योंकि पाइथन लूप इसके लिए क्या किया, इसने पास कर दिया, मतलब कुछ भी ना हो, कुछ भी आपका प्रोग्राम में कोई भी एग्जीक्यूशन ना हो। तो ये फॉर लूप को क्या करता रहेगा, आइटरेट करता रहेगा। s के बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो लास्ट स्ट्रिंग के पास क्या है, s एलिमेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, s प्रिंट होके आया है, ठीक है। तो ये क्या थी आपकी फॉर लूप, व्हाइल लूप हमने यहाँ पे डिस्कस किया। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड लूप स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपने प्रोग्राम बना के अपने उनको रन करके देख सकते हो कि उनमें क्या क्या एरर आए हैं, ठीक है।